ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ अटेम्प्ट है ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ भी बहुत ਵਧੀਆ चल रही होगी। ठीक है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आने वाला अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना दीजिए। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा साथ हैं और आप आने वाले एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें, इसलिए हमने इस बार 21 डेज चैलेंज जो है अपना चलाया फॉर ऑल ऑफ आर 3 सब्जेक्ट, जिसमें तीनों ही सब्जेक्ट के 21 सेशंस हम ले रहे हैं, यानी कि इन टोटल 63 सेशंस। जी हाँ, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आर यूट्यूब चैनल। जहां पर आप आ चुके तो सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए सो दैट हम आगे का सेशन जो है बढ़ाएं और मुझे पता चलता रहे कि यस यू आर लाइकिंग आर सेशंस। ठीक है जी। तो अकाउंट्स का आज सेशन नंबर हमारा 19 है, 18 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ और जो छोटे एएस हैं, तो आज के लिए हमने 2 नहीं 3 एएस टेकअप किए हैं। तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम देख लेंगे, इंक्लूडिंग द मल्टीपल चॉइस एंड थियरी, जिससे अपना कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। तो देर किस बात की मित्रों, आइए आप और मैं मिलकर जो है फट्टे चक देंदे हैं। आइए जी। सो 21 डेज चैलेंज के अंदर आज बारी है डे नंबर 19 की, जहां पर हम 3 एएस जो है कवर कर रहे हैं। एएस नंबर 23, एएस नंबर 24 एंड एएस नंबर 25। एएस नंबर 24 तो सीए इंटरमीडिएट में पहले से था, लेकिन नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने 23 और 25 नंबर भी ऐड कर दिया। एएस नंबर 23 किसकी बात करते, कहते जी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। नाम कितना बड़ा है, सिंपल सी बात है। एएस नंबर 21 जो है और 23 ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है कि एएस नंबर 21 तब लगता है अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो जाए, मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर ले लिए। लेकिन अगर आपके 20 से ज्यादा 20 या 20 से ज्यादा है लेकिन 50 तक ही है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी नहीं हो पाए, तो हम कहते हैं जिसने पैसा लगाया वो इन्वेस्टर है, जिसमें लगा दिया वो एसोसिएट है। तो जब इन्वेस्टर अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसमें उसे किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, किन की, एसोसिएट्स की, उसके बारे में एएस नंबर 23 आपको बताता है। वहीं एएस नंबर 24 आपको बताता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि अगर आपके कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बारे में जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है कि यार किस चीज को डिस्कंटिन्यूइंग कहा जाएगा, क्योंकि आज के मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, आए दिन उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को नया लॉन्च करें और किसी पुराने वाले को लेट से खत्म कर दें। सिमिलर इज द केस विद द सर्विस एज वेल, कि यार हम ये ना पहले सर्विस देते थे लेकिन अब हमें लग रहा है हम नहीं देंगे। तो क्या हर एक ऐसी चीज को डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानकर एएस 24 में लाया जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज डिस्कंटिन्यू हो रही है उसके लिए कुछ कंडीशन मेंशन की गई है एएस 24 में, वहां पर आपको जो है सारी कंडीशंस से होकर गुजरना होगा और अगर सभी फुलफिल हुई तभी हम कहेंगे कि डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि इट शुड बी अ सेपरेट योर बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। किसी भी छोटी मोटी चीज को जाने को हम डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कह सकते। और एएस नंबर 25 जो की बात करते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, यानी कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है अपना ईयर एंड होने के बाद, उसकी बात नहीं करेगा, ड्यूरिंग द ईयर भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर, तो हम कहते हैं एएस नंबर 25 लागू हो जाएगा, जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी करनी है। तो आइए देखते हैं एएस नंबर 23 में एक ही टाइप का मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छा है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। आइए देखते हैं एएस नंबर 23 से। कहता जी ए लिमिटेड एक्वायर्स 45% ऑफ बी लिमिटेड, तो 45% एक्वायर किया मतलब होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, 20 से ज्यादा है मतलब आपका एसोसिएट का रिलेशन हो गया, इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप। क्वेश्चन कहता जी 1 अप्रैल 2001 को ऐसा हुआ और आपने 15 लाख रुपए पे किए। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। ए ने बी लिमिटेड में पैसा लगाया कब? 1 अप्रैल 2001 को, और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2001 को कुछ ऐसी दिखती थी। मेन मेन चीजें, पेड अप इक्विटी कैपिटल था 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और रिजर्व सरप्लस 5 लाख। जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो हम कहते हैं 45% शेयर आपके पास आया, इसका मतलब जो बी कंपनी के नेट एसेट्स थे उसका 45% शेयर आपका हो गया। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और ये जो चीज है ये एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी ही तो है। तो 16 लाख रुपए एक तरह से आपको मिले, 10 प्लस 1 प्लस 5, 16 लाख टोटल था। उस 16 लाख का पुत्र आइए हम कर लेते हैं जी 45%, तो ये बन गया 7,20,000। यानी कि आपको जो नेट एसेट्स में हिस्सा मिला है वो 7,20,000 का, बट आपने उस हिस्से के लिए कितने रुपए पे कर दिए जी? यू पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपी 15 लाख, यानी कि आपने ज्यादा पे किया। 15 में से इसको माइनस कर दो, जो बैलेंस आ गया पुत्र ये है गुडविल का अमाउंट जो आपने दिया।
तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक तो वो गुडविल जरूर पूछेगा आपसे, तो गुडविल का अमाउंट आ गया जी 7,80,000। उसके अलावा कहता है जी बी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख एंड पेड द डिविडेंड ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 02। मतलब जब ईयर खत्म हुआ तो उस वक्त ये पता चला कि बी लिमिटेड 3 लाख कमाए, 1 लाख डिविडेंड दे दिया, तो नेट कितना बचा जी आफ्टर, नेट कितना बचा आफ्टर पेइंग द डिविडेंड? 2 लाख रुपया। उस 2 लाख रुपए में से भी 45% हमें मिलेगा क्योंकि हमारे 45% शेयर होल्डिंग है, तो 90,000 ये हो गया। क्वेश्चन कहता है जी कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड शुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। तो पूछ रहा है कि ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट में कितने रुपए दिखाएगा। ठीक है जी। अब देखो उसने गुडविल वगैरह नहीं पूछा, लेकिन AS23 में एक मेथड लगता है जी जिसका नाम है इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड के हिसाब से ही हम सारे जो है बता रहे हैं चीजें जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाई हैं। तो बड़े ही क्लियरली कहते हैं इक्विटी मेथड की भैया जब तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे ना तो आपको गुडविल का अमाउंट वहां पर अलग से दिखाना है, गुडविल कैपिटल का। तो गुडविल 7,80,000 हमें पहले कंप्यूट करनी ही पड़ेगी। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑफ द गुडविल और कैपिटल्स ऑफ अंडर द इक्विटी मेथड। आपने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी जी? 15 लाख की। कहता आपको उसमें इक्विटी, सिक्योरिटी प्रिंट, रिजर्व सरप्लस यानी कि उस कंपनी के नेट एसेट्स थे 16 लाख के, तो आपका शेयर कितना है उसमें? 45%, जो कि आ गया 7,20,000। तो एक्स्ट्रा जो आपने दिया दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल, जो कि पुत्र आ रहा है 7,80,000। तो इस तरह से हम फॉर्मली स्टेटमेंट बनाकर जो है दिखा देंगे। एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2002। ये हमें पहले से पता है कितना, 15 लाख रुपए आपने दिए थे और ईयर एंड पर 90,000 और मिल गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 15,90,000। लेकिन दिखाना किस तरह से है? आप सबसे पहले कहेंगे जी शेयर ऑफ नेट एसेट्स। 1 अप्रैल को जब मैं उस कंपनी में गया तो मुझे नेट एसेट का शेयर मिला 720 और उसमें गुडविल ऐड करके दिखानी है 780। तब आपने दिखाना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख। अगर कोई बच्चा सीधा यहीं से स्टार्ट करेगा तो नंबर कट जाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 15 लाख ही है, लेकिन आपको गुडविल का अमाउंट अलग से कैटेगरिकली स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा कि भैया इतने रुपए की गुडविल और बाकी का अमाउंट इतना, तो टोटल 15 लाख ऐसे बना। उसके बाद हम कहेंगे जी प्रॉफिट जो कमाया 3 लाख का 45% मिल गया, लेकिन क्योंकि डिविडेंड पे कर दिया 1 लाख तो उसका 45% माइनस हो गया। तो नेट आ गया जी अपने पास ड्यूरिंग द ईयर का 90,000 और शुरू में था 15 लाख, तो 15,90,000 रुपए की वैल्यू हो गई। इसे हम कहेंगे दैट दिस इज माय कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतने रुपए पर जो है ए लिमिटेड अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएगी कि भैया हमने बी लिमिटेड में जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू आज के डेट में 15,90,000 हो गई है। ठीक है जी पुत्र, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद कहता जी एएस नंबर 24 में व्हेन डज द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर। कब माना जाएगा कि हाँ भाई समय आ गया, अब आप डिस्क्लोजर्स करने स्टार्ट कर दो। तो एएस नंबर 24 जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? विद रिस्पेक्ट टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर अकर्स अर्लियर। तो दो चीजें बताई हुई हैं, दोनों में से जो भी अक्कर कर गया पहले, मान लेना कि अब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ट्रिगर हो गया और जैसे ही इनमें से कोई भी एक हो जाएगा तो आपको डिस्क्लोजर देने स्टार्ट करने होंगे। तो क्या चीजें आइए देखते हैं। नंबर 1, दैट एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर एंटरप्राइज का बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया है, सिर्फ बातों बातों में नहीं, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट मतलब रिटर्न में हो गया, स्टैंप वैम्प लग चुकी है, बाइंडिंग हो गया, अब आप मुकर नहीं सकते। सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट, किसी एक या दो के लिए तब नहीं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के सभी एसेट्स के लिए ऑलमोस्ट अगर आपका हो गया है एग्रीमेंट, तो मान लेना कि हाँ अब ये डिसकंटिन्यू करें, तभी तो हम एसेट्स बेच रहे हैं, तो भाई डिस्क्लोजर करना चालू करना होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी, मतलब कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर आप कंपनी नहीं है तो आपकी कोई और गवर्निंग बॉडी जो होती है उसके लिए, हैज बोथ मतलब दोनों, अप्रूव्ड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द डिस्कंटिन्यूएंस एंड मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान। दूसरा क्या बोल रहा है कि अभी सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी हमने अपना डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बना लिया कि इस तरह से जो है हम इसको डिस्कंटिन्यू करेंगे। आपने पूरे स्टेप्स बना लिए एंड उस प्लान को आपने अनाउंस भी कर दिया है। उस प्लान को आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अनाउंस भी कर दिया है। तो कहता दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसको मान लेना कि नाउ द ट्रिगर पॉइंट हैज कम, इवेंट हैज कम, नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट गिविंग द डिस्क्लोजर्स अंडर एएस नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एएस नंबर 25 जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता है, उसके हिसाब से आप जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। एएस 25 कहता है भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो कंप्लीट सेट दे दो जैसे आप अपने ओरिजिनल सेट बनाते हो जो ईयर एंडिंग पर बनाते हो मेन फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल वैसे बना दो, या फिर अगर आपको उतना बड़ा नहीं बनाना तो आप शॉर्ट फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में भी बना सकते हो। तो वही दोनों चीजें आपने बतानी है। So first is if an enterprise prepares and presents a complete set of financial statement in its financial report, या फिर if an enterprise prepares and presents a set of
कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो पहला क्या है, कंप्लीट सेट की बात करें, दूसरा है कंडेंस्ड की। तो अगर आप कंप्लीट वाला करते हो तो फॉर्म एंड कंटेंट जो होगा इट शुड कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द एनुअल कंप्लीट सेट। तो जिस तरह से एनुअल वाला बनाते हो बिल्कुल उसी प्रकार से हूबहू आपने बनाना। लेकिन अगर आप कंडेंस देना चाहते हो तो उस कंडेंस स्टेटमेंट में शुड इंक्लूड at a minimum कम से कम each of the heading and subheading that was included in the most recent annual or financial statement and selected explanatory notes as required by the statement। क्या बोल रहा है, अगर आपको शॉर्ट बनाने कंडेंस तो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लेटेस्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी थी जिस ईयर की, उसमें जो जो हेडिंग और सब हेडिंग आपकी अपीयर हुए थे एटलीस्ट उतने तो आपको देने होंगे। मतलब आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी इंफॉर्मेशन दूं तो इतनी ना दूं ना, हेडिंग सब हेडिंग जो लेटेस्ट वाली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो देने होंगे, साथ ही साथ सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देने होंगे। ये क्या चीज है, एएस नंबर 25 ने बताया कि भाई ये कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको अगर आपने ना दिया तो माना जाएगा कि यूजर्स की ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब तो वो भी देने पैने हैं। तो बता रहे जी एडिशनल लाइन आइटम्स और नोट शुड बी इंक्लूडेड इफ देयर ओमिशन, अगर उनको ना देने से कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट्स आपकी मिसलीडिंग हो जाएंगी, तो वो भी आपको देनी है। ठीक है, थ्योरी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है। एक और क्वेश्चन है जी, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, काफी अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, मतलब सीजनल क्या होता है, जिसकी डिमांड पूरे साल सेम नहीं रहेगी, चेंज होती जाएगी। सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलो। तो सेल्स का पैटर्न बता रहे, फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून को खत्म हुआ 10% सेल हुई, सेकंड क्वार्टर में भी 10%, तीसरे क्वार्टर में 60% और चौथे क्वार्टर में 20%। तो सबसे ज्यादा सेल 60 में, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग और काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब सीजनल प्रोडक्ट है, क्लियर हो गया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून का वो उसकी डिटेल्स एज फॉलोज है। सेल हुई 80 करोड़ की, सैलरी 60 करोड़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रूटीन हुए 4 करोड़ के और एडमिन सेलिंग एक्सपेंस हुआ 8 करोड़ का आपका। क्वेश्चन कहता है जी व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर द कंपनी वांट्स टू डेफर ₹10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्गुमेंट दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल देयरफॉर थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं कि भाई 10 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हम आगे भेजना चाहते हैं क्योंकि साफ साफ दिख तो रहा है कि इसमें आपकी सेल ज्यादा हुई है तो इसी में ज्यादा खर्चा डेबिट होना चाहिए। Considering the seasonal nature of business and the expenditures are uniform throughout the quarter, calculate the result of first quarter। तो आपसे कह रहे भैया इस चीज को मद्देनजर रखते हो, जो भी ऊपर बोला आप रिजल्ट निकालिए फर्स्ट क्वार्टर का, मतलब प्रॉफिट या लॉस बताइए, ऑल्सो गिव अ कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू। तो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, प्रॉफिट निकालना तो बड़ा आसान है। क्या 80 करोड़ रुपए की सेल है, ये सारे खर्चे हैं, 80 में से 60 4 64 72 करोड़ के खर्चे माइनस करोगे, 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया। अगर हम इनकी बात नहीं मानते कि भाई 10 करोड़ का खर्चा डेफर कर दो, आपको क्या लगता है कि ये डेफर करना चाहिए सीजनल नेचर के बेस पे या नहीं? जी नहीं, एएस नंबर 25 बड़े क्लियरली बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जो खर्चा या इनकम जिस क्वार्टर में जिस पीरियड में अराइज हुई है उसी पीरियड में लेनी है, आप उसको आगे या पीछे नहीं कर सकते। तो कंपनी का व्यू गलत है, नाम तुम्हारा सिंसियर है, बातें इनसिंसियरिटी वाली करते हो भाई, गलत है। और प्रॉफिट निकाल लेंगे जी 8 करोड़ का, इतनी सी बात है। ये लीजिए इस प्रश्न का उत्तर। सो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2001, सबसे पहले पीएनएल के फॉर्मेट के हिसाब से करना है, टर्नओवर है 80, अदर इनकम कोई नहीं है, तो टोटल आ गया जी 80, उसमें से आपने माइनस करने हैं चेंज इन इन्वेंट्री, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आप चाहो तो रहने दे सकते हो। सैलरीज बताइए 60 की, और उसके अलावा एडमिन और सेलिंग है 4 + 8 12 के, इसको एडमिन एंड सेलिंग की बजाय अदर एक्सपेंस भी नाम दे सकते हो, जो कि फॉर्मल नाम दिया जाता है एज पर शेड्यूल 3। तो टोटल आ गया जी इसका 72, 80 में से 72 माइनस किया तो अपना प्रॉफिट आ गया जी ए माइनस बी करते हुए 8 करोड़ का। और हम साथ में कहेंगे एज पर एएस 25 इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड एक्रूड रिस्पेक्टिवली, सीजनल इनकम्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, सो द कंपनीज व्यू इज नॉट एज पर एएस नंबर 25 की। भाई इनकम और खर्चा जब होगा तभी उसी क्वार्टर में ही आप रिकॉग्नाइज करोगे, आगे या पीछे उसको करना अलाउड पुत्र नहीं है। तो कंपनी का व्यू सही नहीं है, ये हमने बताया। आइए जी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने। To qualify as a component that can be distinguished operationally and for financial reporting purposes, the condition to be met are। अब एएस नंबर 24 में जहां कंडीशन होती है कि डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसको मानेंगे, तो वहां पर साथ में बताया जाता है कि भैया एक कंडीशन है कि जो कंपोनेंट है ना इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो कहता है उसका मतलब क्या है कि क्या उसके एसेट और लायबिलिटी अलग से पता होने चाहिए, या उसका रेवेन्यू अलग से पता होना चाहिए, या फिर उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर हम कह रहे हैं डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली हो फॉर एफआर पर्पसेस एंड ऑपरेशनली, इसका मतलब है एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस सारी चीजें अलग से पता होनी चाहिए। तो वो अलग अलग ऑप्शंस में लिखकर बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन डी, जहां लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी चीजें जो है सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, Standard defines interim financial report as a financial report for an interim period that contains a set of dash financial statement। तो कहता है उसमें कैसा सेट होना चाहिए, क्या कंप्लीट सेट होना चाहिए,
क्या कंडेंस्ड होना चाहिए या सेम टू सेम एनुअल वाला होना चाहिए या आइदर कंप्लीट और कंडेंस, कुछ भी चलेगा। तो थोड़ी देर पहले हमने एक और क्वेश्चन है पढ़ा कि भाई कंप्लीट हो या कंडेंस्ड हो दोनों चल जाएंगे, ये आपकी चॉइस के ऊपर जो है डिपेंड उत्तर करता है। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। AS 25 मैंडेट्स द फॉलोइंग इन रिलेशन टू इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। कहता है इसमें से AS 25 क्या कहता है कि जरूरी है। पहला, विच एंटिटीज शुड पब्लिश द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। कहते क्या AS 25 ये बताते कि कौन सी एंटिटी को करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताता। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी पर करना चाहिए? कि AS 25 बताते हैं? आंसर है नहीं। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड, अगर आपका इंटरिम पीरियड मान लो क्वार्टर खत्म हो गया, उस क्वार्टर के बाद कितने दिनों के अंदर करना, क्या ये बताते हैं AS 25? जी नहीं, ये भी नहीं बताता। सवाल उठ रहा है बच्चों के मन में, तो यार बताता क्या है? तो AS 25 आपको ये कहते हैं कि अगर आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, हो सकता है किसी और लॉ के द्वारा आपको कहा गया हो बनाने के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, नॉर्मली सेबी बोलता है आपको, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आपको बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो कैसे बनानी है ये AS 25 बताते हैं, तौर तरीके बताते हैं कि भाई कंप्लीट सेट हो सकता है आपका या फिर कंडेंस्ड हो सकता है, और अगर आप बना रहे हो तो कंपैरिजन में क्या दिखाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं करंट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो आते हैं, तो अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं इस इंटरिम पीरियड की, तो कंपैरिजन के लिए मुझे पिछले साल के कौन से पीरियड की कैश फ्लो बनानी है। तो ऐसी सभी चीजें ये बताते हैं, लेकिन किसको बनानी है, कितने समय के अंतराल पर बनानी है और कितने दिनों के अंदर बना देनी है आफ्टर द इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड इज ओवर, आफ्टर द इंटरिम पीरियड इज ओवर, ये चीजें नहीं बताता। तो इसका करेक्ट उत्तर है नन ऑफ द अबव मेरे पुत्र। ठीक है जी। तो इस तरह से आज का सेशन भी हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को पसंद आया होगा। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।